हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स सब्जेक्टिव जो एग्जाम हुआ था उसको हम एनालिसिस करेंगे। देखो, इस पेपर में, इस वीडियो के अंदर मैं जिस एग्जाम की बात करने वाला हूं वो आपका रहेगा जो मेवात कैडर का एग्जाम हुआ था। मेवात कैडर का एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, 2023 के अंदर एग्जाम हुआ था। उसको अपने उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसकी एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो से आप ये सीखेंगे, अगर आप एचपीएससी एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। यहां से आप ऐसे वो सीखेंगे कि कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा बाकी जितने भी एस्पायरेंट हैं वो ये सीखेंगे कि किसी भी एग्जाम को एनालिसिस करते कैसे हैं, किसी भी एग्जाम पेपर की एनालिसिस कैसे करते हैं, और क्या हमारे लिए किसी भी पेपर की एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है या हमें कोई और बता दे कि जैसे मैं आपको बता दूं कि यहां से ये टॉपिक आता है, यहां से ये टॉपिक आता है, तो क्या आपको उस पर कंप्लीट ट्रस्ट करके चलना चाहिए। इन सब पॉइंट के ऊपर अपने बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी आप एग्जाम देते हो, जब भी आप कोई भी एग्जाम दो तो हमारा टारगेट हमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम उस एग्जाम को अपने ईगो पे लेके उससे ऊपर पढ़ें। लाइक नीट का जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन लेवल हमेशा जेईई एडवांस से कम होता है, ठीक है। तो हमें कभी भी ये नहीं करना कि जेईई एडवांस के लेवल का पढ़ना है, ठीक है। और जेईई एडवांस के क्वेश्चन का लेवल का जो लेवल है वो नीट से हमेशा ही हाई है। तो आप जेईई एडवांस के लिए कभी नीट का नहीं पढ़ सकते और नीट के लिए जेईई एडवांस का नहीं पढ़ सकते। तो जो हमेशा क्वेश्चन पेपर का लेवल है ना, वही हमें मैच करना होता है। वो मैच कब होगा? वो मैच तब होगा जब आप उसके पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे क्या होता है, इससे आपको ये पता चलता है कि जो एग्जामिनर्स हैं, जो पेपर सेटर्स हैं, वो किस माइंडसेट से पेपर बनाते हैं। जैसे कि आपका मेवात कैडर का एग्जाम जो था उसके अंदर दो एग्जाम हुए थे, एक हुआ था ऑब्जेक्टिव, एक हुआ था सब्जेक्टिव, ठीक है। वहां कैंडिडेट ज्यादा थे क्योंकि जितनी वैकेंसी थी उससे काफी ज्यादा एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट थे, एस्टेट पीजीटी फिजिक्स क्वालिफाइड कैंडिडेट थे। सीट भी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए ऑब्जेक्टिव भी पेपर हुआ था, सब्जेक्टिव पेपर हुआ था। जबकि इस वैकेंसी के अंदर जब तुम्हारी सीट ऑलमोस्ट 450 है मेवात कैडर प्लस रेस्ट ऑफ हरियाणा मिलाकर के, तो यहां पॉसिबिलिटीज कम है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ। क्यों? क्योंकि इतनी सीट ही नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करेंगे किसका? सब्जेक्टिव पेपर का, ठीक है। एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अगर आप आपने कितना भी कुछ पढ़ रखा है, कितना भी कुछ पढ़ रखा है, और फिर भी आप बिना पीवाईक्यू सोल्व करे जा रहे हैं, बिना पीवाईक्यू को एनालिसिस किए पेपर देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो 5% का 10% का लॉस हमेशा देके जाएगा, ठीक है। और मेरे एनालिसिस के बाद मैं आपको एक बार एनालिसिस करवाता हूं, उसके बाद आप खुद से भी एक बार एनालिसिस करना क्या ऐसा ऐसा होता है, और खुद का भी थोड़ा उसके ऊपर दिमाग लगाना। उससे होता क्या है, चाहे आपने सिलेबस पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर भी आप अगर पीवाईक्यू पे जाते हो तो आपको ये आइडिया लगता है क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा। समझ रहे हो ना? टॉपिक पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा टॉपिक वो पूछेगा या नहीं पूछेगा। यहां हम ये भी बात करेंगे 11-12 का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एमएससी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस लेक्चर का, इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप जो बताया जा रहा है उसी को ही कंप्लीट कंसीडर करके आगे बढ़े। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने रिसेंटली जितने भी एग्जाम दिए, एग्जाम क्वालिफाई किए, उस बिहाफ पे मैं आपको एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स पेपर एनालिसिस के अंदर गाइड करने की ट्राई करूंगा। तो देखो, इसके अंदर अपने कैसे चलेंगे। इसके अंदर पहला अपना तरीका रहेगा कि हम पेपर देखेंगे ही नहीं, पेपर नहीं देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। क्या देखेंगे? सिलेबस देखेंगे और अपने आइडियाज देखेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने चलेंगे पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर चलेंगे और पेपर में देखेंगे क्वेश्चन कहां कहां से आ रखे हैं, ठीक है। तीसरी बात, न्यूमेरिकल कितने आते हैं उन पे बात की जाएगी। चौथी बात यह की जाएगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तैयारी करनी है मतलब जो आप प्रिपेयर करोगे, सब्जेक्टिव एग्जाम आप प्रिपेयर करोगे, तो क्या आपको इस एनालिसिस को आपको कैसे कंसीडर में लेना है। समझ रहे हो ना? सिलेबस के पहले सीधा सिलेबस पे चलेंगे, उस पर अपना आइडिया देंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन आने चाहिए। उसके बाद चलेंगे पेपर के ऊपर, कहां कहां से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद चलेंगे अपने न्यूमेरिकल के ऊपर, उसके बाद चलेंगे अपने न्यूमेरिकल के ऊपर कि कौन से कैसे कैसे इन्होंने न्यूमेरिकल दिए। और 18 जो क्वेश्चन आते हैं, 18 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 15 करने थे, उसमें से 6 लगभग न्यूमेरिकल थे, ठीक है। तो जो 33% कह सकते हो आप पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे, 6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे, हो सकता है 7 भी आ जाए, हो सकता है 10 भी आ जाए। और
ये जो आप पेपर एनालिसिस करोगे इसको आपको कैसे यूज करना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने चलते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में देखो पहले आपके पास आ जाता है 11th-12th का सिलेबस। ठीक है, 11th-12th का सिलेबस आ जाएगा 25, 26, 28 पॉइंट तक इन्होंने आपको सिलेबस दिया गया है किसका, 11th-12th वाले पार्ट का। उसके बाद आपकी मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, उसके बाद वेव एंड ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट आ गई, और उसके बाद ऑप्टिक्स आ गई, उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे आप एटॉमिक बोल सकते हैं। उसके बाद आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई, उसके बाद आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ गई। यहां तक आपका बीएससी का पोर्शन रहेगा। उसके बाद आपका जो एमएससी वाला पोर्शन है वो आ जाएगा। सेम का सेम ये जो सिलेबस है वो रहता है आपका आरपीएससी पीजीटी फिजिक्स या आरपीएससी स्कूल लेक्चरर या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिसे आप कहते हैं, उसका सिलेबस रहता है। अब इस सिलेबस का एनालिसिस देखो, मैंने जितनी प्रिपरेशन करी है अब तक, चाहे वो नेट एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल एग्जाम, स्कूल लेक्चरर एग्जाम हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे केवीएस हो, और चाहे बाकी तुम्हारे ऑल ओवर कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अगर मुझे 16 क्वेश्चन निकालने हैं, मुझे 16 क्वेश्चन निकालने हैं, 18 क्वेश्चन निकालने हैं इस पूरे सिलेबस से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप चीजें देगा। कहां देगा, डेरिवेशन टाइप चीजें देगा, और वहां कभी वो आपसे 11th-12th नहीं पूछेगा, वहां आपसे 11th-12th नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि बीएससी के अंदर आपके पास कितनी किताबें हो गई, लगभग आपके पास बीएससी में किताबें हो गई 9, और एमएससी में किताबें कितनी हो गई, एमएससी में बुक आपके पास हो गई ऑलमोस्ट, मान के चलो आप 9 सब्जेक्ट यहां हो जाते हैं, 9 मान लो या 7-8 मान लो। ठीक है, 9 कितने हो गए, 18 चैप्टर यहां पे हो गए, या कह दो 18 सब्जेक्ट यहां पे हो गए, पार्ट वाइज सब्जेक्ट, क्वांटम हो गया, सॉलिड हो गया, इस तरीके से 18 चैप्टर हो गए। तो मेरा एनालिसिस ये कहेगा कि बीएससी और एमएससी में प्रत्येक पार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। कहीं कहीं चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई तो वहां से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। समझ रहे हो ना आप, बीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा और एमएससी के अंदर से एक क्वेश्चन आएगा। कहीं कहीं हो सकता है प्रत्येक पार्ट से, जैसे बीएससी में क्वांटम मैकेनिक्स है वो थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है तो वहां से 2 आ सकते हैं। थर्मो एंड स्टेट वैसे एक सब्जेक्ट है पर वैसे 2 भी है। ठीक है, तो वहां से भी एक थर्मो से आ सकता है, एक स्टेट से आ सकता है। एमएससी वाले पार्ट में क्लासिकल मैकेनिक्स आपके बीएससी में है ही नहीं तो वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स आपको बीएससी में दे नहीं रखी तो वहां पे एमएससी वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने इसका एनालिसिस देखेंगे। अब देखो बीएससी वाला पार्ट अगर देखें, बीएससी वाला पार्ट देखें, मान लो अपने मैकेनिक्स देख रहे हैं। ठीक है, 11th-12th से मुझे नहीं लगता पर्सनली कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब मैकेनिक्स में चलते हैं। मैकेनिक्स में देखो इनर्शियल फ्रेम से कोई डेरिवेशन करवाएगा, नहीं करवाएगा। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, गैलीलियन से नहीं कराएगा, नॉन इनर्शियल से नहीं करवाएगा, फिक्टिशियस फोर्स से नहीं करवाएगा, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट से नहीं करवाएगा, कोरियोलिस फोर्स से नहीं करवाएगा, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यहां से भी मुझे ज्यादा चांस नहीं लगता कि कोई डेरिवेशन करवाई जाए। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं करवाएगा, रिलेटिविटी एडिशन ऑफ वेलोसिटी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिल्यूशन। चाहे तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तुम्हारे पास है ना, इसके अंदर से सारी टर्म ड्राइव करा ले तुमसे, टी डैश निकलवा ले, एम डैश निकलवा ले, एल डैश निकलवा ले, ई डैश निकलवा ले, पर यहां से कभी भी कोई छोटा क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकता। इस पे आएगा ना तो सारे इकट्ठे पूछेगा। तो आपके लिए जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो ये आपका सारा इंपॉर्टेंट हो गया। एडिशन ऑफ वेलोसिटी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायल्यूशन, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी और मास एनर्जी रिलेशन। आप ये भी समझ सकते हो कि एक तरीके से हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन मेन पुटअप होंगे या क्या हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, नहीं पूछेगा। सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, नहीं पूछ सकता। एनालिसिस ऑफ कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, यहां ये चीज पूछ सकता है। और यहां जो आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो मैं नहीं कहूंगा, पर कोलिजन से एक क्वेश्चन बन सकता है। कोलिजन के अंदर वो क्या ड्राइव करा सकता है आपसे, कोलिजन में वो आपको ड्राइव करा सकता है मैक्सिमम एनर्जी लॉस, मैक्सिमम एनर्जी लॉस कि मैक्स टू मैक्सिमम कितना एनर्जी का लॉस होगा और वो किस केस में होगा, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो मैंने पहले क्या बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर मैं मार्क करता चलूं तो पहला मैंने बताया इस टॉपिक से ये वाली जो 2 लाइन है इनसे क्वेश्चन बन सकता है। यहां पे कोलिजन से एक थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इनर्शियल कोएफिशिएंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड आइडियल ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस उलर इक्वेशन। एक उलर इक्वेशन भी करवा सकता है। ठीक है, पर ये रेयर केस में रहेगा काफी, तो उलर इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसके अलावा
इलास्टिसिटी, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पास इलास्टिक जो कोफिशिएंट है या कांस्टेंट जो है, सिग्मा है, के है, ठीक है ना, बी है, बल्क मॉड्यूलस, उन सब के लिए आपको डेरिवेशन करवा सकता है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना कि कभी भी डेरिवेशन वहां से नहीं आएगा जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आपको याद रखनी होगी। डेरिवेशन कभी भी वहां से नहीं आएगा जहां आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें याद रखनी होगी। इसके अलावा बेंडिंग ऑफ बीम्स, यहां डेरिवेशन बनता ही नहीं है, तो बीम से, कैंटिलीवर से क्वेश्चन नहीं आएगा। टोरिजन ऑफ सिलेंडर, यहां से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बेंडिंग मोमेंट, शेयरिंग फोर्स, मेरे अकॉर्डिंग यहां से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्लासिकल के अंदर आपके पास लगभग 4 पार्ट रहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला पूरा कोलिजन से आ सकता है, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, चाहे आपके पास लैब फ्रेम हो। उसके अलावा उलर इक्वेशन आ सकती है, इलास्टिक कोफिशिएंट वाला आ सकता है, ठीक है। बस इसके अंदर इतनी चीज है, और मैक्स टू मैक्स नहीं, बस इतना ही आ सकता है इसमें से। इसके बाद आता है वेव एंड ऑसिलेशन। वेव एंड ऑसिलेशन में देखो आप, पोटेंशियल वेल एंड पीरियडिक ऑसिलेशन, डम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, पावर डिसिपेशन, क्वालिटी फैक्टर, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आ सकता है। यहां से पूरा का पूरा डेरिवेशन आपके पास आ सकता है कि 3 से काफी केस हो जाएंगे इसके अंदर। पहला तो हो गया सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके बाद डंप्ड वाला, और उसके बाद फोर्स्ड ऑसिलेटर वाला। तो जितने भी केस बनते हैं इनके अंदर अर्थ शक्ति आवृत्ति क्या होती है, ठीक है ना, हाफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो आपसे पूछ सकता है। और इसके अंदर जितने भी चीज होती है, क्वालिटी फैक्टर होता है, पावर डिसिपेशन होता है, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ओमेगा नोट का होता है और ओमेगा का भी होता है, तरीके तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आपकी क्या बोलोगे आप, जो फोर्स लगा रहे हो आप, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ हो तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, ऑसिलेशंस का डिस्प्लेसमेंट आएगा, उस पे कितना कलंतर रहेगा, फेज डिफरेंस रहेगा, उस पे बात हो सकती है। और कपल्ड ऑसिलेटर पे भी बात हो सकती है, कह सकते हो आप 2 कपल्ड ऑसिलेटर, इस पे भी बात हो सकती है। इसके बाद आता है वेव्स इन मीडियम, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव्स इन ए फ्लूइड, एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेड वेलोसिटी, इट्स मेजरमेंट। यहां पे अगर देना चाहे तो थोड़ी सी थ्योरी देगा प्लस न्यूमेरिकल पूछ लेगा। न्यूमेरिकल किस तरीके का पूछ सकता है, एक बात ये भी आप ध्यान रखना, पेपर क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ना, सब्जेक्टिव पेपर पढ़ना, इट नॉट दैट इजी, उतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव पेपर पढ़ना और लिखना मुश्किल होता है। इसका फायदा कहां मिलेगा, इसका फायदा ये मिलेगा, पेपर कैसा आएगा आपके पास, इजी आएगा। पेपर के अंदर वही क्वेश्चन आएंगे जो आप इजीली जो कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे कि ऐसा ऐसा कुछ उसके अंदर हो रहा था, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, पेपर का लेवल क्या आएगा, कंपैरेटिवली ऑब्जेक्टिव से काफी इजी आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ क्वेश्चन वहीं से आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, समझ रहे हो ना, जो आप पढ़ते जा रहे हो, शॉर्ट नोट से पढ़ते आ रहे हो, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट। जबकि सब्जेक्टिव में कैसा है, वही से क्वेश्चन बनेंगे जो टॉपिक इजी होंगे, ठीक है, इजी टू रिमेंबर होंगे। हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन वाले टॉपिक आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो यहां पर से आपके पास थ्योरी पूछ सकता है वेव्स के बारे में थोड़ी सी, और आपको एक यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, जो आपको वेव की इक्वेशन देते हैं ना, x = x0 cos ओमेगा t - kx, ऐसी इक्वेशन दे दी, उससे आपसे सब निकलवा लिया, तरंग दैर्ध्य निकलवा ली, फ्रीक्वेंसी निकाल दी, और आपके पास वेव वेक्टर निकलवा लिया, ऐसा सब हो सकता है, ठीक है। नॉइस एंड म्यूजिक, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, आई डोंट फील कि यहां से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और एक थोड़ा सा ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैं कंप्लीट डिस्कस करने के बाद, तो पेपर भी डिस्कस कर लेंगे, तो मैं एक बार पूरा डिस्कस कर दूंगा दोबारा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके लिए वो हाईलाइटेड रह जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पहले बता दूं, यहां से जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन आएगी, ऑलवेज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टेट भी आएगा, ईएमआई भी आएगा, मैग्नेटोस्टेट भी आएगा। तो मैक्सवेल इक्वेशन हमेशा एक हॉट टॉपिक है, चाहे उनकी इंटीग्रल फॉर्म पूछ ले और चाहे उनकी डिफरेंशियल फॉर्म पूछ ले। आप चाहे ऑब्जेक्टिव भी देना, वहां भी मैक्सवेल इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो निर्वात की हो, चाहे वो मीडियम की हो, चाहे वो कंडक्टिंग मीडियम की हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर सबसे हॉट टॉपिक पहले स्थान पे क्या रहेगा आपके पास, मैक्सवेल इक्वेशन रहेगी। उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर 1/2 के क्यू स्क्वायर आती है, एक तो 1/2 के क्यू स्क्वायर आता है, एक आता है शायद 2/5 आता है, 3/2 आता है, 3/2 के क्यू स्क्वायर आता है, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर भी आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है,
स्क्रीनिंग ऑफ ई फील्ड बाय कंडक्टर नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर नहीं आएगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर डाइपोल नॉट इंपॉर्टेंट, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डाइलेक्ट्रिक, लॉरेंज लोकल फील्ड, क्लोसियस मोशोटिक इक्वेशन। क्लोसियस मोशोटिक इक्वेशन इसका डेरिवेशन आ सकता है क्योंकि ये क्या है, काफी जानी मानी इक्वेशन है, तो इसके ऊपर इक्वेशन आ सकता है। ठीक है, और आप ध्यान रखना जहां आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले से बनेंगे, जैसे कि आपके पास मान लो माध्य मुक्त वर्ग का फॉर्मूला बनता है, एक लैम्डा इज इक्वल टू कोई फॉर्मूला बन गया, या कैसे बताऊं आपको, चलो आगे आएगा ना तब डिस्कस करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, एक ऐसा फॉर्मूला था ना, एक ऐसा कुछ फॉर्मूला था, इस पे डेरिवेशन आ सकती है। जो फॉर्मूले डायरेक्टली आप यूज करते हो, हमेशा उनको डायरेक्टली यूज किया है, कभी भी उनकी थ्योरी नहीं देखी, उन फॉर्मूलों से डेरिवेशन आ सकता है, ध्यान रखें आप। ठीक है ना, ऐसे फॉर्मूले जो आपने डायरेक्टली हमेशा यूज किए हैं, ठीक है, उन फॉर्मूला का डेरिवेशन आ सकता है, ठीक, क्योंकि वो डेरिवेशन होंगे भी इजी होंगे तो आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएंगे, बाउंड्री कंडीशन नहीं पूछेगा, यूनिकनेस थ्योरम नहीं पूछेगा, पॉइजन लाप्लास इक्वेशन, कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पूछ सकता है हाफ क्वेश्चन के अंदर, कि आप जो पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन है वो आप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखिए, कार्टेशियन में लिखिए, स्फेरिकल में लिखिए, और आपका जो तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है सिलेंड्रिकल, उसमें भी पूछ सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और चाहे इसे कभी क्वेश्चन आया हो नहीं हो, इस बार भी ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, यहां आपको सीआरओ वगैरह नहीं पूछेगा, सीआरओ नहीं पूछेगा, इलेक्ट्रॉन वन गन वगैरह ये नहीं पूछेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट है, मैक्सवेल वाला पार्ट यही पूछ सकता है। मैक्सवेल का पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल इक्वेशन का, थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, यहां से क्वेश्चन आएगा, एक थर्मो से आएगा, एक स्टेट से आएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसमें देखो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन नहीं होता, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन फ्री पाथ डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजन दियर इंटर रिलेशन, क्लोसियस कैलिब्रेशन, वेपर प्रेशर, मैक्सवेल रिलेशन एंड दियर एप्लीकेशन, ये वाला पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, यहां से लेकर के यहां तक। यहां से क्वेश्चन श्योरली आएगा, मीन फ्री पाथ का आ जाए, चाहे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ जाए, चाहे थर्मल कंडक्टिविटी का आ जाए, डिफ्यूजन और इसके इंटरलेशन आ जाए, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, ये शायद नहीं पूछे पर इसका आपको पूछेगा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट पूछेगा ही पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एज वेल एज वंडरवाल गैस, वंडरवाल गैस की बात करो, और चाहे आप रियल गैस की बात, वो रियल गैस मतलब वंडरवाल गैस मतलब रियल गैस, और आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस, दोनों केस के लिए जेटी कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करने आने ही आने चाहिए। प्रोसेस, टेम्परेचर इन्वर्जन आ गया, रीजनरेटिव कूलिंग आ गया, कूलिंग बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिक्विड हीलियम He12 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो इंपॉर्टेंट होता, इतना नहीं है। ननेस्ट हीट थ्योरम, ननेस्ट हीट थ्योरम नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हल्की सी आप कह सकते हो, हल्की सी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या है, फेस स्पेस, माइक्रो मैक्रो स्टेट, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, इसे भी देखते हैं, मुश्किल लगता है मुझे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड रेडिएशन फॉर्मूला, फर्मी डिराक स्टैटिक्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, नहीं आएगा, यहां से क्वेश्चन आने के चांस कम है। एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, यहां से चाहे तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा सा, नहीं यहां से भी नहीं आएगा, यहां से भी सब्जेक्टिव पूछने वाला कुछ है नहीं इसके अंदर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में बनेगा यहां से क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे स्टेट में मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता जितना कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट लग रही है चीज। स्टेट में आएगा भी ना तो इससे नहीं आएगा, आप थोड़ा आगे चलोगे, एमएससी वाला पार्ट है ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, वहां से क्वेश्चन आ सकता है, इससे मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर। यहां पे आपको चाहे ना तो ये जो हाइब्रिड पैरामीटर है, एच पैरामीटर है, इसके फॉर्मूले ड्राइव करा सकता है, एच पैरामीटर के फॉर्मूले ड्राइव करा सकता है। एच पैरामीटर हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, तो आप एच पैरामीटर के बारे में भी ये ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आराम से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। और इसके बाद थ्योरम नहीं पूछेगा,
थ्योरम पूछ सकता है। थ्योरम पूछने के काफी कम चांस रहेंगे। थेवेनिन थ्योरम ये तो डेफिनेशन वाली से होगी ना, मतलब जैसे बीएससी का एग्जाम है वहां पूछ सकता है ये, पर यहां नहीं पूछेगा, अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूछेगा। थेवेनिन नॉर्टन रेसिप्रोकेटरी नहीं पूछेगा, ये न्यूमेरिकल का पोर्शन है। हाँ यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, यहां से आपके पास न्यूमेरिकल बन सकता है इस पार्ट से, ठीक है, एक न्यूमेरिकल बन सकता है कि थेवेनिन थ्योरम का यूज करके आप यहां पे क्या निकालिए, फाइनल करंट निकालिए, फाइनल मतलब रेजिस्टेंस, वो जो क्या बोलते हैं वोल्टेज होता है, जो भी निकालिए। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो हम इसको केसीएल केवीएल से कर देंगे, पर यहां अगर थ्योरी में आता है अपने पास, मतलब डिस्क्रिप्टिव में आता है, सब्जेक्टिव पेपर में आता है अपने एचपीएससी पीजीटी के, तो फिर आपको थेवेनिन से ही करना पड़ेगा। तो आपको यहां ये थ्योरम पढ़नी और इनकी प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, रेक्टिफायर की बात करें, हाफ, फुल और ब्रिज, यहां पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है ब्रिज रेक्टिफायर। कौन सा? ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव। ब्रिज वाला और फुल वेव वाला इंपॉर्टेंट है, तो हाफ वेव को भी आपको स्किप नहीं करना, ये भी आप देख लेंगे, ये तीनों ही आप एक साथ देख लेंगे। रेक्टिफायर से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, चाहे अब इनका रिपल फैक्टर हो, चाहे और कुछ हो, सारा का सारा आ सकता है। इसके अलावा आगे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एल सेक्शन, पाई सेक्शन, वोल्टेज स्टेबलाइजर इंपॉर्टेंट है। जनरल डायोड है ना, वो इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आपको पता है 18 क्वेश्चन आएंगे, 6 न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट होंगे इसके अंदर, करने कितने आपको 15, तो 6 तो यही कर देना, फिर 9 बचेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना ईजी होता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज जो लिखना है वो भी ईजी होता है। थ्योरी में थोड़ा सा हो सकता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए टफ रहे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग हेड एच पैरामीटर एंड इट्स गेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बेसिक आइडिया ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, यहां से नहीं आएगा। ट्रांजिस्टर बाइसिंग ये आ सकता है आपके पास, ट्रांजिस्टर बाइसिंग से क्वेश्चन आएगा, और यहां से आप कह सकते हो एक टफ क्वेश्चन आएगा। रीजन क्या है उसका, इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा सा टफ पार्ट माना जाता है, तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। वीसी क्यों निकालना और आईसी क्यों निकालना, वीसीई क्यों निकालना, आईसी निकालना, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, बाकी इधर से कुछ नहीं है। ऑसिलेटर की बात करें तो इधर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीआईएफईटी से क्वेश्चन आएगा, जीआईएफईटी के जो फॉर्मूले होते हैं ना, जो फॉर्मूले होते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो, चाहे वो कंडक्टिविटी का या कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो, वो आपको डिराइव करा सकता है, ध्यान रखना। जीआईएफईटी के अंदर, ऑसिलेटर के अंदर सेल्फ एक्साइटेड की कंडीशन ड्राइव करा सकता है। ऑसिलेटर के अंदर आपको सेल्फ एक्साइटेड या सेल्फ सस्टेन्ड जो ऑसिलेशंस होते हैं उनकी ड्राइव करा सकता है। इसमें भी सेल्फ सस्टेन्ड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने बात कर ली इसकी। ऑप्टिक्स की बात करें तो लेजर होलोग्राफी के अंदर आपको किसी भी टिप्पणी तो नहीं पूछेगा, लाइक कि HENE लेजर, इन पे टिप्पणी तो नहीं पूछेगा डायरेक्ट, कभी भी आपको टिप्पणी नहीं देगा कि इस पे लिखिए, इस पे लिखिए, इस पे लिखिए, नहीं, डायरेक्ट हिट करेगा वो पॉइंट को। जैसे फॉर्मूला लिख देगा, कोई भी मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिख दिया, इसको डेराइव कीजिए, ठीक है। और मान लो सेल्फ सस्टेन्ड की कंडीशन निकाली है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हुए जो आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको समझाइए। डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा हीलियम नियोन लेजर के ऊपर टिप्पणी लिखिए, कभी नहीं देगा, ठीक है। इसके अंदर मेरे हिसाब से लेजर होलोग्राफी में से लेजर के अंदर आपके क्या रहता है, जो कोफिशिएंट आएंगे, AB कोफिशिएंट आएंगे, A12 आता है, B12 B21 आता है, इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इनके जो फॉर्मूला निकालोगे ना, आप ड्राइव करोगे, वो बात काफी इंपॉर्टेंट है लेजर एंड होलोग्राफी से मेरे अकॉर्डिंग। ऑप्टिक्स की बात की जाए तो यहां आपके पास डेरिवेशन, यहां से डेरिवेशन निकलेंगे आपके लिए। न्यूटन्स रिंग से डेरिवेशन आ सकता है, हाफ पीरियड जोन से डेरिवेशन आ सकता है, और फेब्री पैरो से मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। सर्कुलर डिस्क से आ सकता है, स्ट्रेट एज से आ सकता है, और मतलब जो फ्रेनहोफर का केस है, डबल स्लिट, एन स्लिट, प्लेन वाला और कॉनकेव ग्रेटिंग वाला और फ्रेजनल वाला, फ्रेजनल और फ्रेनहोफर दोनों से ही आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं। यहां से न्यूटन रिंग से निकल सकता है, और बस थिन फिल्म से डेरिवेशन आ सकती है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के अंदर ये वाला जो पार्ट है, फ्रेजनल वाला हो चाहे फ्रेनहोफर वाला हो, इसके आगे आपको जो पार्ट दे रखे हैं, इनसे एक डेरिवेशन निकल के आ सकती है। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना। यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफी बड़ा पार्ट है, और यहां तो पहला क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली बताता हूं,
आएगा ही आएगा, चाहे क्वेश्चन आ जाए, चाहे यहां से आपके पास क्या बोल दो न्यूमेरिकल आ जाए। कौन सा केस है? बहुत सारे केस है, पोटेंशियल के केस है ना। वन डायमेंशनल पोटेंशियल हो गया, 3D पोटेंशियल हो गए, और फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, पोटेंशियल स्टेप हो गया। इनसे या तो क्वेश्चन पूछेगा या डेरिवेशन पूछेगा, पक्का पूछेगा, पक्का इक्वेशन डिराइव कराएगा और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। मतलब इक्वेशन जब डेरिवेशन करवा लिया तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, या फिर क्या होगा, डेरिवेशन पूछेगा ही नहीं, सीधा सीधा न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखो। फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स नहीं पूछेगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पूछेगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन यहां आपको थोड़ा सा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा यहां पार्टों में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर नहीं पाया जाता, इसका प्रूफ दे सकते हो आप, जो और भी काफी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। इसके 4 एप्लीकेशन है शायद, ठीक है, आप वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहीं भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा कि सर हमें ये कंटेंट मिल ही नहीं रहा, तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करें, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपके पास होगी, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, यूट्यूब पे कमेंट कर देना, इवन टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन, ये सारा आपके पास केस आ गया। टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यहां से कुछ नहीं है। सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ऑपरेटर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहां से थ्योरी वाला पार्ट नहीं आएगा, यहां से कभी भी थ्योरी वाला पार्ट नहीं आएगा। यहां से आपको ये पूछ सकता है न्यूमेरिकल, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाले पार्ट से थ्योरी वाला पार्ट नहीं आएगा, यहां से क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। कंप्यूटेशन रिलेशन में क्या करेगा, कोई ना कोई कंप्यूटेशन रिलेशन प्रूव करवा लेगा, करवाना चाहेगा प्रूव करवा लेगा। एरनफेस्ट थ्योरम भी क्या करवा सकता है, ये प्रूव करवा सकता है। एरनफेस्ट थ्योरम काफी हाईलाइटेड थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसे भी ये प्रूव करवा सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये सारे केस आई गए, ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है। ये क्वांटम वाला पार्ट तो आपको स्किप करना ही नहीं है। यहां से चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे आपके पास थ्योरी आ जाए, एक चीज यहां से पक्की ही पक्की आएगी। इस पार्ट को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। किसी भी एग्जाम में चले जाना, आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, चाहे एच एटम हो, पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, नॉट इवन ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। ये पूरा ही है। एलिमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम फीचर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, फ्रैंक हर्जन एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गैलेक, स्पिन मैग्नेटिक, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, फाइनल स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड जीमान इफेक्ट, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रिजिड रोटेटर, डायटोमिक मोलिक्यूल, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रमन इफेक्ट। यहां पर भी इतना इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट मुझे लगा नहीं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्वाड्रपल मोमेंट, न्यूक्लियर इलेप्टिसिटी, न्यूक्लियर स्पिन पैरिटी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोग्राफी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, न्यूक्लियर पोटेंशियल, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। यहां भी इतना कुछ नहीं है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, यहां भी ऐसा कुछ नहीं है। एसिलेटर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि लीनियर वाले के अंदर जो लेंथ होती है, लेंथ शायद कुछ इस तरीके से होते हैं कि रूट एन के रूप में रहे, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये ड्राइव करा सकता है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। लीनियर एसिलेटर हो गया, साइक्लोट्रॉन से आ सकता है, ये यहां से फॉर्मूला एक क्वेश्चन आ सकता है, ड्राइव कराएगा तुम्हें थ्योरी के रूप में, मतलब प्रूफ वाले के रूप में। और तो मतलब ये ऊपर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन इनका नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन इनसे नहीं है। डिटेक्टर में आपके पास रीजन पूछ सकता है, सारे के सारे रीजन बनते हैं ना वो, उनके रीजन के बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है। बाकी जीएम काउंटर इनके बारे में मुझे नहीं लगता पूछेगा, ठीक है। तो रीजन के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन आ सकता है। ऐसे होता है ना, पोटेंशियल चेंज होते जाते हैं, इनके रीजन बनते जाते हैं अलग अलग, उसको हाफ क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है आपके पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपकी चाहे एनएससीएल की कलेक्शन हो, चाहे आपके पास एफसीसी हो, बीसीसी हो, एससी हो, सब के अंदर नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस निकलवा लेगा, और क्या बोलते हैं इसकी ऑक्यूपेशन निकलवा लेगा। ऑक्यूपेशन मतलब डेंसिटी कितनी है, समझ रहे हो ना, वो निकलवा लेगा। एक फॉर्मूला आता है आपके पास, रो इज इक्वल टू कितने पार्टिकल थे इंटू एक का मास कितना था इंटू वॉल्यूम कितना था इंटू अवोगाद्रो संख्या होती है शायद, ऐसा करके। ये वाला जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला आया कैसे, ये पूछने को पूछ लेगा, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। सारी की सारी स्ट्रक्चर आपको यहां पे पता होनी चाहिए।
एक्स डिफ्रैक्शन से नहीं आएगा, ब्रैग लॉ से नहीं आएगा, लव इक्वेशन एक्स डिफ्रैक्शन की यहां से थोड़ा चांस है फिर भी लव इक्वेशन से। और यहां पे ये पूछ सकता है आपको कि रेशियो पूछ सकता है किसी भी चीज का, जैसे कि मतलब मान लो 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होगा। तो इसका ये ना एक प्रोसेस होता है, इसका एक प्रोसेस होता है कि आप कैसे पता लगाओगे कि ये आपके पास FCC था या SCC था, SC था या BCC था। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है, पर वो हायर क्लासेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर मतलब BRC में, अगर BARC में वो चीज ज्यादा पूछ लेते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पूछते वो चीज। तो या वो चीज यहां भी नहीं पूछेंगे क्योंकि वो ज्यादा लेवल का हो जाएगा आपके लिए, वो है भी नहीं, आपको बुक में मिलेगा भी नहीं सीधा। थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें, इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन मॉडल, डिबाई मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन पक्का ही क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे न्यूमेरिकल आ जाए और चाहे आपको प्रूव करवा लेगा। डिबाई मॉडल जो है ना, इसमें आपको ये प्रूव करवा लेगा कि प्रूव करो। और यहां पे आपके पास आइंस्टाइन था, डिबाई था और एक और आएगा शायद, एक आइंस्टाइन था, एक और डिबाई था, एक और था, सोमरफील्ड नहीं था, आइंस्टाइन था अपने पास, एक डिबाई था। तो जो डिबाई वाला मॉडल है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। आइंस्टाइन वाला भी इंपॉर्टेंट है, डिबाई वाला भी, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट डिबाई वाला है। क्यों? क्योंकि सही जो था ना वो डिबाई का था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, 3 साइंटिस्ट थे ये, तो 2 के गलत थे, 1 का सही हो गया था। तो मेरे हिसाब से डिबाई जो था उसने फाइनल दिया था, उसने अच्छा दिया था सबसे, और उसका ही मैच हुआ था। तो डिबाई मॉडल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा बात करें मोमेंटम, वे तो नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है यहाँ पे क्रोनिग पेनी मॉडल आता है यहाँ पे, वो आपको पूछा जा सकता है। उसमें एक फॉर्मूला है फाइनल के अंदर, P sin अल्फा बटा अल्फा ऐसा करके, प्लस में एक और चीज है यहाँ पे कोस अल्फा ऐसा कुछ है, ये फॉर्मूला आपसे प्रूव करा सकता है। ठीक है, तो क्रोनिग पेनी मॉडल वो यहीं से आता है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा वेंडेमान फ्रेंच लॉ, सोमरफेल्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर कंडक्टिविटी यहां से भी आपको प्रूव करवाने वाला तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहां से भी मुश्किल चांस है, प्रूफ कराने वाला कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव होता तो आता, सुपर कंडक्टिविटी से आएगा ही आएगा, इंटरव्यू देने जाओगे सॉलिड स्टेट का पूछेगा ही पूछेगा, पर यहां से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आना मुश्किल है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे पास एमएससी वाला पार्ट। एमएससी वाले पार्ट में मैट्रिक्स आपके लिए कहीं नहीं आई है, तो मैट्रिक्स से आपके पास क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। फोरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो, है ना। इस पार्ट से न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर दो और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, पर यहां से डेरिवेशन नहीं आ सकता, डेरिवेशन नहीं आ सकता। लीजेंड्रे बेसल फंक्शन जो है, 2 फंक्शन दिया आपको, तो इन फंक्शन के लिए आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, थ्योरी कुछ नहीं आएगा, बस यहां से क्या प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। और लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लैग्रांजियन और हैमिल्टनियन फॉर्मेशन, प्लस आपके लिए यहां पर इनके एग्जाम्पल है, क्लासिकल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है। डबल पेंडुलम हो गया, कोई पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसके लिए आप लैग्रांजियन कैसे लिखोगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल है क्लासिकल की बुक में। बुक नहीं मिले तो मैंने एक बुक मेंशन की थी, बुक लिस्ट प्रोवाइड की थी आपको जब मैंने एचपीएससी वाला वीडियो डाला था, पहला वीडियो डाला था एचपीएससी से रिलेटेड, एचपीएससी को प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, उसके अंदर मैंने बुक लिस्ट दी थी। वहां क्लासिकल की जो बुक है गुप्ता कुमार शर्मा की, वहां डेरिवेशन दिए गए हैं, वो आप डेरिवेशन सारे देख सकते हो। और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, चाहे वो डबल पेंडुलम हो, चाहे पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो पार्टिकल इन ग्रेविटेशनल हो, कहीं भी हो, वहां से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। हैमिल्टनियन प्रिंसिपल आल्सो इंपॉर्टेंट, और इसके थोड़े से जो डेरिवेशन है क्लासिकल के, एमएससी वाली पार्ट का जो क्लासिकल पार्ट है, एमएससी का जो क्लासिकल पार्ट है, उसके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करें, रेडिएशन नहीं पूछेगा, इस यहां पे कुछ नहीं है पूछने वाला, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईडी का वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया पहले, क्लासिकल और एमपी वहां आई नहीं थी बीएससी में, इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्टेट में स्टेट वहां नहीं आई, तो स्टेट यहां आएगी। अब देखो, फर्मी गैस बनती है, फर्मी स्फीयर बनता है, क्या बनता है ना, वहां फॉर्मूले बनते हैं, वहां से आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकती है। थ्योरी के चांस कम है, न्यूमेरिकल के चांस ज्यादा है। ठीक है, और बस गिब्स पैराडॉक्स डेरिवेशन मतलब पूरा डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, गिब्स पैराडॉक्स का डेरिवेशन आपके पास आ सकता है, और ये सारा का सारा कंटेंट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा।
ठीक है ना। एमएससी के लिए लोगों ने बहुत पढ़ा रखा है, एमएससी के लिए पढ़ा रखा है, बीएससी के लिए पढ़ा रखा है, तो वहां आपको ये टॉपिक जब आप नाम से सर्च करोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। तो इनके लिए अलग से मेरे अकॉर्डिंग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि इनका कोई कोर्स डिजाइन करेगा, क्योंकि इतना सारा पार्ट थ्योरी में लिखवा के करवाना जो इसका सिलेबस है बहुत बड़ी महाभारत है। कम से कम 1.5 साल लग जाएगा, कम से कम 1.5 साल लग जाएगा प्रत्येक का डेरिवेशन करवाया जाए तो। फोकर प्लांक इक्वेशन, इसका डेरिवेशन भी आप देख सकते हो, फोकर प्लांक का डेरिवेशन देख सकते हो, गिब्स पैराडॉक्स का देख सकते हो, और फर्मी गैस फर्मी स्फीयर जो बनता है वहां वो देख सकते हो। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन का भी डेरिवेशन आप देख सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्वांटम के अंदर यहां कुछ भी नहीं बनेगा। रीजन क्या है उसका, रीजन ये है कि क्वांटम के अंदर पहले वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वहां से क्वेश्चन आ गया है, एक नहीं वहां से 2 क्वेश्चन भी आएंगे। यहां पर थोड़ा सा ये आ सकता है, आइडेंटिकल पार्टिकल जब फर्मियन होंगे या बोसोन होंगे तो उनके जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक होते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कह सकते हो आप न्यूमेरिकल बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, क्लिंपिंग क्लैंपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आएगा। क्लिंपिंग क्लैंपिंग भी क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहां भी आपके लिए वोल्टेज गेन के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है। एडर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ये तो पूरा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा का पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एमएससी वाली इजी है कंपेयर टू बीएससी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्किट एनालिसिस जो बीएससी वाला है वो इजी पार्ट है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये भी इजी पार्ट है, तो यहां से क्वेश्चन आएगा मेरे अकॉर्डिंग। एटॉमिक मॉलिक्यूलर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के अंदर ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। जीमान इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, पासन बैक इंपॉर्टेंट है बस, और आपके पास LSJJ इंपॉर्टेंट है। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है, जीमान इफेक्ट हो गया, पासन बैक हो गया इफेक्ट हो गया, LSJJ कपलिंग जो हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। पार्टिकल फिजिक्स में बात करोगे, सेल मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्पिन पैरिटी निकलवाएगा। कोलेक्टिव मॉडल इंपॉर्टेंट है, और तो क्या है बस। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डी के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहां ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर सेल मॉडल, कोलेक्टिव मॉडल और लिक्विड मॉडल आप पढ़ोगे। लिक्विड मॉडल जो आपको बीएससी में था ना वो वहां से पढ़ लेना। लिक्विड मॉडल आपके पास बीएससी वाले पोर्शन के अंदर था तो वहां से पढ़ लेना। तो अब देखो लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए जो मैंने आपको टॉपिक बताया है ना, टॉपिक तो वही रहेंगे। टॉपिक मैंने यहां पे मेंशन कर दिया आपको, है ना। एक बार आप लेक्चर देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो वो टॉपिक आप हाईलाइट कर लेना थोड़े, और उन टॉपिक को प्रायोरिटी में रखना। प्रायोरिटी में मतलब पहले इन्हीं टॉपिक को तैयार करो, और जब एग्जाम देने भी जाओ तो कम टाइम में तो पहले इन टॉपिक को पढ़ो, बाद में आप बाकी टॉपिक पढ़ सकते हो। इस तरीके से हमने कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। अब अपने चलते हैं पेपर के ऊपर कि थोड़ा सा पेपर कैसे आया था उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम कहां से आया, क्लासिकल के जो एग्जांपल है ना वहां से आया, और अभी भी कह रहा हूं क्लासिकल के जो एग्जांपल है वहां से एक आधा एग्जांपल और तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसे तुम्हें क्या बताना है, सिंपल पेंडुलम बनाना है। तो क्लासिकल वाले जो आपके पास एग्जांपल थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एफईटी से क्वेश्चन आया, एफईटी के अंदर VSQ, IDQ, VDS, IS, VG, VD ड्राइव करने हैं, ठीक है। इनके फॉर्मूले होते हैं वो आपको ड्राइव करने हैं। एफईटी से क्वेश्चन आ सकता है। बीजीटी शायद सिलेबस में मेंशन नहीं है तुम्हारे, अगर बीजीटी मेंशन है तो उसका भी डेरिवेशन देख लेना, ठीक है। और जो क्या बोलते वो था ना कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर देख लेना सिलेबस में है क्या। ट्रांजिस्टर अगर आपके सिलेबस में है तो ट्रांजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बीजीटी, एफईटी और ट्रांजिस्टर अगर सिलेबस में है तो तीनों सीई, सीबी और सीसी सबसे इंपॉर्टेंट, सीई वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन कॉन्फ़िगरेशन के भी जो जितने भी फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन है, वो सारे आपको आने चाहिए। एक चीज देखो, एफईटी में यहां पे क्या पूछा है, एफईटी में यहां पे तुम्हें क्या पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा है। तो मैं यहां पे एक चीज एडिट कर दूं। एडिट क्या है, तुम्हारे पास जो एफईटी है ना, एफईटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ना, एफईटी थोड़ी सी उलझी हुई है। बीजेटी जो है वो इतना उलझा हुआ नहीं है। ट्रांजिस्टर जो है, बीजेटी ट्रांजिस्टर को ही कहते हैं, बीजेटी इतना उलझा हुआ नहीं है। तो बीजेटी की तो आप डेरिवेशन देखना, बीजेटी का डेरिवेशन देखना, बीटा कैसे आता है, अल्फा कैसे आता है। अगर बीजेटी सिलेबस में है तो एक मिनट देख लो, मेरे हिसाब से बीजेटी आपके सिलेबस में है नहीं,
बीजेटी सिलेबस में नहीं है, हमने पढ़ा है ना, तो बीजेटी सिलेबस में नहीं थी आपके, फिर भी देख लो ट्रांजिस्टर बाइसिंग है ना, ये रहा। तो यहां से आपके बीजेटी के अंदर से भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, बीजेटी आपके सिलेबस में है, तो बीजेटी के अंदर से तो बनेगी थ्योरी, वो प्रूव करवा लेगा, बीटा अल्फा प्रूव करवा लेगा। जबकि एफईटी के अंदर थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो एफईटी के अंदर वेरी हाई चांसेस है कि न्यूमेरिकल आए, और यहां भी न्यूमेरिकल आया है, रीजन मैंने आपको मेंशन कर दिया। ये फिर आपके पास आ गया थर्मोडायनेमिक्स से, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन से क्वेश्चन आया हुआ आपके पास, ठीक है, इस तरीके का। तो जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट था उसके आसपास का क्वेश्चन है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये जो डेरिवेशन है, जहां पे आपको कंप्लीट फॉर्मूला दिख जाए ना, ये फॉर्मूला है, उस प्रत्येक फॉर्मूले का जो फॉर्मूला आप यूज करते आ रहे हो, जो भी आपने थ्योरी एग्जाम दिए, जिन थ्योरी एग्जाम के अंदर आपने जो फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो आप पढ़े ही पढ़े, वो डेरिवेशन आपको आएगा, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था तो वहां आ गया, तो वो चीज तो अब भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां फॉर्मूला नहीं आ सकता, तो यहां क्या आएगा, डेरिवेशन आएगा। समझ रहे हो ना, चीज वहां जो इंपॉर्टेंट थी वो यहां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस कुछ कुछ चीजें हैं जिनके डेरिवेशन होते ही नहीं है, तो वो वहां इंपॉर्टेंट थी, वो यहां इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्म लगा के हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन निकालनी है। तो हैमिल्टन हो चाहे लैग्रांजियन हो, हैमिल्टन निकालना हो, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन निकालनी हो, चाहे हैमिल्टन निकालना हो, चाहे लैग्रांजियन निकालना हो, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसा कि यहां पे पूछा भी गया है, ये अपने पास आ गया लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वाले के पास से, मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। ये मीन फ्री पाथ वाला आ गया, मीन फ्री पाथ है ना, और मीन फ्री पाथ से डेफिनेशन पूछ लिए तो आप वैसे भी लिख सकते थे, कोई इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन आ गया, ठीक है। जो आपने डायरेक्टली फॉर्मूले जहां भी यूज किए और उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, तो उसको आप किसी भी हाल में स्किप नहीं करें, किसी भी हाल में स्किप नहीं करें, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन पूछेगा ही पूछेगा, और ये भी बता दूं, मैक्सवेल इक्वेशन वाला क्वेश्चन इस साल आपको दोबारा भी देखने को मिल सकता है। इंटीग्रल फॉर्म आई थी पिछली बार, हो सकता है इससे बार डिफरेंशियल पूछ ले या डायरेक्ट पूछ ले। उसके बाद ये वेव वाला आ जाएगा, वेव वाला आ गया तो यहां पे बाकी चीज आपको पूछ लेगा, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बनवा ली यहां पे, ठीक है। स्टेशनरी वेव काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ये भी आप ध्यान रखें। जनरल डायोड ऑलवेज ए हॉट टॉपिक, इसके सारे न्यूमेरिकल, इसकी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स, यू कांट स्किप मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके फॉर्मूले आएंगे, उस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास, ठीक है। फॉर्मूले आएंगे और उसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएंगे। इसके ध्यान रखना, मैट्रिक्स के अंदर आपको प्रूव वाले क्वेश्चन भी करने हैं कि ए दे दिया, ए इनवर्स निकलवा लिया, और ये ट्रिक से नहीं करने। इसके भी दो तरीके होते हैं ना, एडजेसेंट ए अपॉन सारणिकोफ ए, और एक वो आप रो ट्रांसफॉर्म करके बनाते हो, तो वो दोनों के दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो 10 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे कि आप 5 लाइनों में कर दोगे, तो ये भी आप ध्यान रखना। मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स आपको सिर्फ एमएससी वाले पार्ट में है, तो एमएससी वाले पार्ट से क्वेश्चन उठाएगा तो पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स से आएगा। ये जो आपको बताए थे क्वांटम के सारे पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ गया। NaCl की स्ट्रक्चर FCC दे दी, और इसके अंदर क्या पूछ लिया, डिस्टेंस पूछ लिया दो पास वाले एटम के बीच में, चाहता तो डेंसिटी पूछता, चाहता तो नियरेस्ट नंबर का संख्या पूछता, और चाहता तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता, और उसको कहता उसको समझाइए, मतलब कंप्लीट ड्राइव करके बताइए, ठीक है। अब द्विवी पूछ लेना तो ये कैसे निकलेगा, लगभग r/2 या ऐसे जो भी फॉर्मूला बनता है वो आप कैलकुलेट करोगे, कंप्लीट डेरिवेशन करोगे, तो वहां से क्वेश्चन आएगा। ये FCC के लिए, तो कभी BCC के लिए भी आ सकता है और कभी SC के लिए भी आ सकता है। फर्मी एनर्जी, फर्मी स्फीयर का जो फॉर्मूला बनता है KF आएगा, उससे आप h² KF² बटा 2m, वहां से आप फर्मी एनर्जी निकालोगे। इसका डेरिवेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पर यहां से क्या है, न्यूमेरिकल आया है। न्यूमेरिकल जो आपको थ्योरी पोर्शन में चीजें बताई है ना, वहां से आपके लिए न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो आपको पता है BSc के अंदर हो चाहे MSc के अंदर किस किस पॉइंट से आते हैं वो आप देख सकते हैं। आपको एक तरीका और बताता हूं, इसका जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था, ये तो सब्जेक्टिव पेपर तो अपने एनालिसिस करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर भी थोड़ा सा अपने एनालाइज करेंगे। फायदा क्या है ऑब्जेक्टिव पेपर का एनालाइज करने का, चाहे सब्जेक्टिव पेपर में ना आ रहा हो, सब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर से चाहे डिफरेंट है, पर फायदा क्या है, फायदा ये है ऑब्जेक्टिव पेपर देखने से ये पता चलेगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है HPSC एग्जाम पेपर सेटर्स के लिए, ठीक है ना। जो जिन्होंने पेपर बनाया था उनको कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे थे, उन्होंने कहां से क्वेश्चन पुट अप किए थे, वो टॉपिक
या उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो सारे के सारे सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका हुआ था उसका भी अपने एनालिसिस वीडियो लेके आएंगे, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो वहां जो न्यूमेरिकल आए थे वो यहां भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 33% न्यूमेरिकल आएंगे और 15 में से 6 न्यूमेरिकल आते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है, सारे के सारे सही हो जाएं, तो काफी बेनिफिट मिल सकता है आपको। और ये कभी नहीं सोचें न्यूमेरिकल गलत होगा तो सारे नंबर जाएंगे, इससे साथ थ्योरी करते हैं, नहीं, न्यूमेरिकल करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पे भी आप ध्यान दो, और दोनों चीजें पैरेलल चलेगी, न्यूमेरिकल और थ्योरी हमेशा पैरेलल ही चलेगी। टू masses m आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग हैविंग इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट, masses आर फ्री टू स्लाइड ऑन फ्रिक्शन लेस टेबल। ये देखो आ गया ना, लैग्रेंजियन इक्वेशन निकलवा ली, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग masses, लैग्रेंजियन इक्वेशन निकाली, तो लैग्रेंजियन, हैमिल्टनियन और इनके जो एग्जांपल है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आ गए यहां से, वहां से ब्रिज रेक्टिफायर आ गया, चाहे तो इसकी जगह इस बार हाफ वाला आ जाए या फुल वाला आ जाए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पासन बैंक इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, एक होता है जीमान, एक होता है एनोमलस जीमान, और एक होता है पासन बैंक, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेन विद एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी कैसे कैसे स्प्लिट होगी, म्यू बी ऊपर जाएगी, म्यू बी नीचे जाएगी, कितने कितने लेवल बनेंगे, पाई कितना बनेगा, सिग्मा कितना बनेगा, वो सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कोलेक्टिव मॉडल से क्वेश्चन आ गया, चाहे कोलेक्टिव मॉडल हो और एक और आपके पास क्या था, सेल मॉडल, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स एमएससी पार्ट से। ये ईडी से क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना कि आपके पास जो करंट है वो इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेम का सेम चल जाएगा आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, तो वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये आया कहां से क्वेश्चन, ये आया है पॉइजन इक्वेशन और जो लाप्लास इक्वेशन थी, उन लाप्लास इक्वेशन थी जो थी उनके एप्लीकेशन आई है। ठीक है, तो लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि उसके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। वहां मैंने कहा था लाप्लास पॉइजन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उनके एप्लीकेशन जो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनका कोई भी एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल जो है उस फील्ड से जो न्यूमेरिकल आपके पास, आपको एक भी स्किप नहीं करना। बस ये आपका पेपर था, ये आपका इस पेपर का एनालिसिस यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं वो सारे देखने हैं। पेपर के अंदर जो भी टॉपिक आए हुए हैं वो भी हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और कहां से आया हुआ है, उसके आसपास की सारी चीजें देखनी है आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का पूछ लिया, कंपाउंड पेंडुलम से सिंपल का पूछ लिया, तो सारे पढ़ लो। क्लासिकल की गुप्ता कुमार की बुक में जाना, वहां पे लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन के जितने एग्जांपल दिए गए हैं 8-10 सारे के सारे अच्छे तरीके से पढ़ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना, एफईटी के क्वेश्चन और बीजेटी के जो सीई सीबीसी सबसे इंपॉर्टेंट सीई वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। जो थर्मो है किसकी, बीएससी वाली, क्वेश्चन आएगा पक्का, एक तो क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 2 भी आ जाए। क्लासिकल एमएससी वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और मैकेनिक्स के अंदर जो आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ये थर्मो से आ गया, देख लो। ये ईडी के अंदर मैक्सवेल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। जो वेव्स वाले के अंदर है वो सिर्फ वेव्स वाला पार्ट, जो स्टेशनरी वेव्स हो गया, कोई वेव दे दी उसके लिए कुछ चीजें पूछ ली आपको अलग अलग, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। जनरल रिलेटिविटी के अंदर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स वाला भी गया, और क्वांटम में आपको बता दिया सारे के सारे पोटेंशियल केस इंपॉर्टेंट है। सॉलिड के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर जो सॉलिड आएगी आपके पास एमएससी वाली है, स्टेट जो आएगी एमएससी वाली, उसके अंदर आपको फर्मी एनर्जी, ऐसा मैंने क्यों बोला, दोनों सब्जेक्ट के नाम एक साथ क्यों लिए, क्योंकि दोनों के अंदर ये टॉपिक है फर्मी एनर्जी वाला। चाहे आपको फर्मी स्फीयर बना के बोले, चाहे एनर्जी निकलवाए, बस एनर्जी निकलवाएगा वो, इससे ज्यादा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनका डेरिवेशन नहीं पूछता, इनका डेरिवेशन नहीं पूछेगा। जो चीज ज्यादा टफ होगी ना, आपको लगेगी यार ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है, तो उस पर डेरिवेशन नहीं आएगा। जो आपको सिंपल लगेगा उस पर डेरिवेशन आएगा, याद रखना। क्योंकि इतने भारी सिलेबस से सब्जेक्टिव पेपर बना रहे हैं, उन्हें पता है आप कितना पढ़ सकते हो, तो वो इजी टॉपिक ही देंगे, ये ध्यान रखिए। इजी टॉपिक का डेरिवेशन कभी भी स्किप नहीं करें। बीएससी और एमएससी पे ज्यादा ध्यान दें। मेरे अकॉर्डिंग 11-12 वाले पेपर से, पोर्शन से आपको शायद एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, आप इसको कंसिडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कंसिडर कर सकते हैं, पर मैं प्रिपरेशन अगर करूंगा या करता तो मैं किसको कंसिडर करता, बीएससी एमएससी के पार्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता, क्योंकि डेरिवेशन किस किस की याद रखोगे। इसलिए मैं 11-12 की तरफ ना जाके बीएससी पे ज्यादा फोकस करता, फर्स्ट पे बीएससी, सेकंड पे एमएससी।
और लैग्रेंजियन इक्वेशन, ये तो होगी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी सारे अपने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। ठीक है ना, तो इस लेक्चर का जो एनालिसिस है उस पर आप कहां पे पहुंचे, देखो इसके एनालिसिस की मैं बात करूं तो आप यहां इसके अंदर कहां पे पहुंचे, आप इसमें इस पॉइंट पे पहुंचे कि आपको क्या करना है, बीएससी के लिए मैंने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं सारे पढ़ने हैं और ढंग से पढ़ने हैं। उसके बाद एमएससी के अंदर जो भी टॉपिक बताए सारे टॉपिक ढंग से पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने पेपर पे गया था, है ना, तो पेपर के जितने भी टॉपिक है उनके नियरली, उनके आसपास के जितने टॉपिक हैं सारे ढंग से पढ़ने हैं। उसके बाद अपने ये सब्जेक्टिव पेपर तक का हो गया, यहां तक आप करें, इतना पोर्शन आपको करें, इसमें ही आपको 1 महीना लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव पेपर का भी एनालिसिस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर जो भी टॉपिक आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसके आसपास की आप थ्योरी देख लें। थ्योरी मतलब वहां पे कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो वो देखें, वरना देखने की जरूरत नहीं है, वो मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। बस इस तरीके से आप तैयारी करें, ये आपकी तैयारी हो जाती है। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप जो पोर्शन बच गया ना आपका, उस पर आप जा सकते हैं, बीएससी का पोर्शन, एमएससी का पोर्शन, और इतना होने के बाद आप जा सकते हैं 11th-12th पे। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। टेस्ट सीरीज के चक्करों में ना रहें। सब्जेक्टिव की कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती है, सब्जेक्टिव की कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं होती है। कोई आरएस का, आईएएस का पेपर नहीं है जो आपको प्रत्येक लिखना सिखाया जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं। जो डेरिवेशन है उनको पढ़ो, उनको खुद से रफ कॉपी में लिखने की ट्राई करो, यही तुम्हारी टेस्ट सीरीज है। एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जो सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो ये अपना एनालिसिस था। उम्मीद करता हूं ये एनालिसिस आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको रिव्यू देना हो कि सर इस कंटेंट पे वीडियो लेके आइए, ऐसा कीजिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसको कंसीडर करने की जरूर ट्राई करेंगे। ओके, बाय।